बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का आपका हिंदी इलेक्टिव यानी कि हिंदी ऐच्छिक का आपका जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसके एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि आपके जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं 2023 और 24 के सेशन के, इसी की तैयारी के लिए बच्चों आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसे हम बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो में सॉल्व करके समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, इससे पहले कि मैं आपको सैंपल पेपर सॉल्व करके समझाऊं, आप सभी बच्चों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, पहले उसे सुन लीजिए फिर आगे बढ़े। अनाउंसमेंट ये है कि हमने अपने चैनल पे आपके हिंदी इलेक्टिव के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम के लिए आज से ही और इसी वीडियो के माध्यम से एक नई वीडियो सीरीज जो है वो शुरू कर दी है। और इस सीरीज के अंतर्गत हम आपको आपके हिंदी के फाइनल एग्जाम से पहले पहले अपने चैनल पे कम से कम, जी हाँ बच्चों, कम से कम 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। जी हाँ बच्चों, 10 सैंपल पेपर की प्रैक्टिस हम आपको अपने चैनल पे करवाने वाले हैं। और आप यकीन मानो बच्चों, अगर आपने 10 सैंपल पेपर की तैयारी अच्छे से कर ली ना, तो आपके हिंदी के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, क्लास में टॉप करोगे आप हिंदी में। और ऐसे ही आपके 11th के आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी की जो सीरीज है वो बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो आ जाइए आज की इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। और देखो, ये जो हमारा आज का वीडियो है, ये जो सैंपल पेपर है, इसी सीरीज का सबसे पहला सैंपल पेपर होने वाला है। ठीक है, और मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि आप सभी को मेरा ये 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर का जो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन है, ये जो सीरीज है, इसके बारे में आपका क्या फीडबैक है, आपकी क्या राय है, सारे के सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना ताकि मुझे भी पता चले। ठीक है, कि आपको कैसी लगी ये सीरीज। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न की बात करते हैं। तो आप सभी अपना मिड टर्म का एग्जाम तो देख ही चुके हैं। तो जो पैटर्न, जो फॉर्मेट आपका मिड टर्म में था, सेम वही पैटर्न आपका फाइनल में भी होने वाला है। ठीक है, पेपर आपका 3 घंटे का है और ये 80 नंबर का आएगा। और पेपर के पैटर्न को समझने के लिए आप सभी बच्चे अपने हर एक सब्जेक्ट के आपके जो सामान्य निर्देश होते हैं इससे जरूर पढ़ना, क्योंकि पैटर्न आपका इसी में हो। ठीक है, हिंदी का पेपर आपका 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। एक तो खंड आ है, ठीक है, जिसमें आपके वास्तविक यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एमसीक्यू वाले। ठीक है, फिर खंड बा आएगा जिसमें आपके वास्तुनिष्ठ यानी कि वर्णात्मक प्रश्न होंगे। और दोनों सेक्शन को मिला के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बनेंगे 40। ओके, खंड आ जो रहेगा इसमें आपके 40 वस्तुपरक यानी कि टोटल आपसे 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे टोटल 6 होंगे। ठीक है, खंड बाद जो है इसमें आपके 8 वर्णात्मक प्रश्न, कैसे कैसे, दृश्य लेखन हो गया आपका। ठीक है, कार्यसूची, कार्यव्रत, प्रतिवेदन, प्रश्न विज्ञापित, सैपसंग व्याख्या, काव्यांश वाले क्वेश्चन आंसर, गद्यांश वाले, सैपसंग व्याख्या, अंतराल, ये सारे के सारे आपके खंड बा में हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और सुनो कि हम क्या करेंगे, हर एक सैंपल पेपर को ना 2 वीडियो में समझा करेंगे। एक के अंदर खंड आ समझेंगे और दूसरे के अंदर खंड बा समझेंगे। आप सभी बच्चों को आपके 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे भी आप दोनों जगह से जाके कहीं से भी इन सैंपल पेपर को देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो क्या आप तैयार हैं बच्चों आज के इस इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करने के लिए? तो आ जाइए बच्चों, शुरुआत करें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के इस सैंपल पेपर का सबसे पहला जो हमारा खंड है, खंड आ, जो कि एक वास्तुपरक प्रश्न वाला सेक्शन होने वाला है, वो हमारा यहाँ से शुरुआत है। ठीक है, खंड आ का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है, ये एक अपठित गद्यांश पर आधारित है जिसे हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और फिर इससे संबंधित टोटल हमसे 10 नंबर के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, हमें उसके आंसर करना है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, आपका जो है एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि आपका एक अपठित काव्यांश होता है जिसे हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इससे संबंधित 8 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं हमें उनके आंसर देने हैं। अब बहुत सारे बच्चे इन दोनों ही क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जबकि 80 में से 18 नंबर तो आपके यही दो क्वेश्चन के होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल ही नहीं करते हैं और सोचते हैं कि जैसे एग्जाम में जाएंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा सा आंसर दे देंगे, बट ऐसा नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं क्या करूंगा बच्चों, आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए, आपकी तैयारी अच्छी करवाने के लिए 10 के 10 सैंपल पेपर के काव्यांश और गद्यांश, सारे काव्यांश सारे गद्यांश की आपको बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करवाऊंगा। बस आपको करना क्या होगा, मेरे साथ साथ आपको भी उन्हें पढ़ना होगा
और उनसे संबंधित जो एमसीक्यूज है उनका आंसर मेरे द्वारा बताए जाने से पहले आप भी गेस करना, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। ठीक है, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे हम तैयारी में। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, आपको ये गद्यांश वगैरह करने के लिए आपको पता है पेपर में ना 15 मिनट पेपर के पढ़ने के मिलते हैं, चाहे आपका हिंदी का पेपर हो चाहे आपका इंग्लिश का। तो इन 15 मिनट के अंदर आप अपने गद्यांश और काव्यांश को पढ़ो, और पढ़ते समय जो बात आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसे अंडरलाइन कर लो। ठीक है, और जब आप एमसीक्यू छांटेंगे तो आपको आंसर बस उसी में मिल जाएगा। अभी मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए आ जाइए पढ़ते हैं। मेरे साथ आप भी पढ़ना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो, साहित्य की शाश्वतता का प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल, क्या साहित्य शाश्वत होता है? यदि हाँ तो किस मायने में? क्या कोई साहित्य अपने रचना काल के 100 वर्ष बीत जाने पर भी उतना ही प्रासंगिक यानी कि उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना कि वह रचना के समय था? अपने समय या फिर अपने युग का जो निर्माता होता है, ठीक है, वो साहित्यकार जो है वो क्या आने वाले 100 वर्षों के हिसाब से उसको लिखता है? नहीं लिख पाता। जिस प्रकार से समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, उसी प्रकार से भाव भी बदलते हैं। इसीलिए साहित्य भी बदलता है, और साहित्य बदलने के साथ साथ इसको पढ़ने वाले जो पाठक होते हैं, जो श्रोता होते हैं, उनकी मानसिकता और उनकी अभिरुचि भी बदलती रहती है। तो साहित्य शाश्वत कैसे होता है? जब वो आधुनिक हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और बात कही गई है कि कोई भी कविता अपने समयक परिवेश के बदल जाने पर, यानी कि अपने समय के परिवेश के बदल जाने पर वो उत्तेजना, वो भाव पैदा नहीं कर पाती जो अपने रचना काल के दौरान होगी। जैसे वो जो एक कविता है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाले रत्न थी। तो जब क्रांति हो रही थी अंग्रेजों के दौरान, तब के लिए वो बहुत क्रांतिकारी रही थी। लेकिन आजकल वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को पढ़ाने का एक जरिया रह गई। ठीक है, तो समय परिवेश बदला, इसीलिए अब उसकी उत्तेजना भी कम होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक विशेष प्रकार के साहित्य के श्रेष्ठ अस्तित्व मात्र से वह साहित्य हर युग के लिए उतना ही विशेष आकर्षण रखे, यह आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, साहित्य की श्रेष्ठता मात्र ही उसके नित्य आकर्षण का आधार नहीं है, उसकी श्रेष्ठता का युग युगीन आधार। वे जीवन मूल्य, उनकी अत्यंत कलात्मक अभिरुचि है जो मनुष्य की स्वतंत्रता, उच्चतर मानव विकास के लिए पथ प्रदर्शक का काम करती है। पुराने साहित्य का केवल वही श्री सौंदर्य हमारे लिए गहन योग्य होगा जो नवीन जीवन मूल्यों के विकास में सहयोग है। कुछ लोग साहित्य की सामाजिकता जो है उसको अस्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि साहित्य जो है वो निरपेक्ष होता है, उस पर कोई भी दबाव या आरोप नहीं होना चाहिए, किंतु वे भूल जाते हैं कि साहित्य के निर्माण की जो मूल प्रेरणा है वो मानव जीवन में ही विद्यमान है। ठीक है, तुलसीदास जी जब स्वांत सुखाय काव्य की रचना करते हैं, तब उनका अभिप्राय यह नहीं रहता कि वे मानव समाज के लिए इस रचना का कोई उपयोग है या नहीं, बल्कि वे ये देखते हैं कि संपूर्ण संसार में सुख, भावना, हित, कामना ये क्या क्या उसके आधार पे कवि तुलसीदास जी लिखा गया। ठीक है, अब एमसीक्यू में आ जाते हैं। आपको देखिए मैं लाइव बताता हूँ कैसे कैसे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि गद्यांश के अनुसार साहित्य के शाश्वत होने का क्या अभिप्राय है? तो अभी हमने क्या देखा था, जिस प्रकार से साहित्य समय के साथ बदलता है, उसके अभिरुचि, उसके भाव बदलते हैं, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा बच्चों, साहित्य का आधुनिक होना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, युग परिवर्तन के साथ युगीन साहित्य की प्रासंगिकता कम क्यों हो जाती है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी देखो, मैंने अंडरलाइन किया था ना, अभी आपको बताया था। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि भाव बोध बदल जाते हैं। ठीक है, समय बदल जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर है भाई? भाषाई परिवर्तन नहीं, कला पक्ष नहीं, अन्य लेखक नहीं, बल्कि क्या होगा, भाव बोध में परिवर्तन के कारण ऐसा होगा। ठीक है, उसके बाद पुराने साहित्य के प्रति अरुचि का कारण क्या है? यानी कि पुराने जो साहित्य है वो हमें क्यों पसंद नहीं आते हैं? क्योंकि हमारे अभी जो रुचियां हैं वो बदल चुकी हैं, अभी की वर्तमान परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अभी का जो हमारा भाव है वो भी बदल चुका है। तो उसका मतलब क्या है, पुराने साहित्य हमें क्यों पसंद नहीं है? इन सभी कारणों की वजह से। ठीक है, घा वाला ऑप्शन राइट है आपका। उसके बाद कोई भी साहित्य हमेशा एक ही उत्तेजना क्यों नहीं पैदा कर सकता? जैसे अभी हमने आपको झांसी रानी वाली जो कविता थी उसका एग्जांपल दिया था। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जिस समय वो लिखा जाता है उस समय के हिसाब से तो वो ठीक होता है, लेकिन अब वर्तमान में 100, 150, 200, 500 साल के बाद में समय परिवेश बदल जाता है।
इसीलिए अब वो उतनी उत्तेजना प्रोत्साहित नहीं करता है। ठीक है? 5वां क्वेश्चन देखते हैं। जीवन के विकास में पुराने साहित्य का कौन-सा अंश स्वीकार्य है? यानी कि जो पुराने साहित्य हैं, जीवन के विकास में कौन-सा इसमें स्वीकार्य है? तो आ जाइए पहले हम देख लेते हैं। मैंने आपको अंडरलाइन करके दिखाया था। ये है नवीन जीवन मूल्यों के विकास में सहयोग है, स्थिति में रक्षा है ना? स्थिति रक्षा में सहायक हो। तो देखते हैं, तो कौन-सा होगा बच्चों? जो जीवन के विकास पथ में प्रदर्शक का काम करता है, वो यहाँ पे सही होता है। ठीक है? तो आपका यहाँ पे खा वाला एकदम राइट है। देखिए, अगर आप सही गेस कर रहे हैं, तो वेरी गुड, आपने सही आंसर चूज़ किए थे। चलिए, छठा क्वेश्चन, तुलसीदास कैसे महान कवि की रचना स्वायत्ता सुखाए होकर भी जन उपयोगी क्यों है? अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो भी रचना करते हैं, ठीक है? उनकी रचना में क्या होता है? अंतःकरण में सुख भावना निहित होती है, इसलिए ऐसा। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हमें विचार करना है कुछ कथनों पे। तो सबसे पहला कथन है, समय और परिस्थितियों के साथ में भाव बदल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। साहित्य केवल मनोरंजन का साधन है। गलत। साहित्य केवल व्यक्तिगत जीवन की झांकी होती है। ये भी गलत। ठीक है। साहित्य मनोरंजन भी होते हैं, व्यक्तिगत झांकी भी होती है। लेकिन यहाँ पे जब केवल शब्द यूज कर लिया गया ना, तो गलत हो गया बच्चों ये। ठीक है। तो केवल पहला सही है, तो कौन सा राइट हो जाएगा बच्चों? हाँ वाला राइट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी सच्चे साहित्यकार के सृजन में डैश की सुख भावना एवं हित कामना सन्निहित रहती है, रिक्त स्थान की पूर्ति। अरे रे, ये तो बहुत आसान है। रिक्त स्थान कहाँ पे है हमारा? अभी देखते हैं, ये देखो। अंतःकरण में संपूर्ण संसार की सुख भावना है ना? तो क्या है यहाँ पे? संपूर्ण संसार है। आ जाइए देख लेते हैं कहाँ है संपूर्ण संसार। ये रहा देखो, 8वें का आपका ये का वाला राइट है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कैसा साहित्यकार स्थायी प्रेरणास्पद साहित्य का निर्माण कर सकता है? अर्थात ऐसा कौन सा साहित्यकार है जो कि स्थायी प्रेरणा को साहित्य स्थायी प्रेरणा साहित्य का निर्माण करता है? तो ऐसा बेसिकली ऐसा साहित्यकार जो कि व्यापक लोक जीवन को समाहित करता हो अपने साहित्य में, वो कर सकता है। क्योंकि लोकहित हो गए, ठीक है, हितों से संबंधित जो बातें हो गई, जो उद्देश्य हो गए, वो कभी नहीं बदलते। इसीलिए ऐसा साहित्यकार ये करता है। अब उसके बाद में 10वां क्या है? कथन कारण है। तो प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की उपदेयता विषय पर आधारित है। बिल्कुल ठीक है। साहित्य की उपदेयता धन प्राप्ति और मनोरंजन होना चाहिए, ये गलत। तो कौन सा राइट होगा यहाँ पे? गा वाला। ए सही है, लेकिन आर यहाँ पे गलत है। ठीक है। देखा आपने, 5 मिनट के अंदर हमने एक अनसीन पैसेज की तैयारी अच्छे से कर ली। ठीक है, आपने पढ़ भी लिया अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि हमारा एक अपठित काव्यांश है, और इससे संबंधित टोटल हमसे 8 नंबर के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। ठीक है। देखिए, काव्यांश में पढ़ूंगा जरूर, ठीक है, लेकिन अगर राइमिंग मैच ना हो तो उसे उस पर ध्यान मत देना। आप सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देना। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम के गाता चल। नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसात। सिसकियों और चित्कारी से जितना भी हो आकाश भरा, कंकालों का हो ढेर, खप्परों से चाहे हो फटी धरा। आकाश के स्वर का भान पवन को लेकिन लेना ही होगा, जीवित सपनों के लिए मार्ग मतों को देना ही। रंगों के सातों घट उड़ेल, यह अंधियाली राग रंग जाएगी। उषा को सत्य बनाने का जावक नव पर चितराता चल। आदर्शों से आदर्श भिड़े, प्रजा प्रजा पर टूट रही। प्रतिमा प्रतिमा से लड़ती है, धरती की किस्मत कोट रही। आवर्तों का है विषम जाल, निरुपाय बुद्धि चकराती है। विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती। जब जब मस्तिष्क जयी होता है, संसार ज्ञान से चलता है। शीतलता की राह हृदय, तू यह संवाद सुनाता चल। ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरी की पूरी कविता है, ये पता है किस पर आधारित है? मशीनीकरण जो संस्कृति है, उस पर आधारित है ना? क्वेश्चंस को समझते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ हर एक चीज को। देखिए, पहला क्वेश्चन काफी बड़ा है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जरूर। कविता का जो केंद्रीय भाव है, उसके दिए गए कथनों के आधार पे हमें यहाँ पे चयन करना है। तो कविता में कवि का जो स्वर है, वो आशावाद है। ठीक है, कवि का जो स्वर है वो आशावाद है। बिल्कुल ठीक। कवि इस धरती को कंकालों और खप्परों से पाटना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। कवि के मन में मशीनी संस्कृति से सभ्यता के मिटने का डर है। बिल्कुल ठीक है।
संसार का अस्तित्व ज्ञान और बुद्धि के साथ विपूर्ण निर्णय पर निर्भर करता है। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि ये चारों ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो घा वाला ऑप्शन है बच्चों, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, लोहे के पेड़ किसके प्रतीक हैं? ठीक है। तो आप एक बार दोबारा पढ़ें इसे। तो लोहे के पेड़ हरे होंगे, तो गान प्रेम के गाता चल, नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बसे। तो बेसिकली यहाँ पे मशीनों के बारे में बात की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना वो मशीनी संस्कृति को दर्शाता है लोहे की। ओके। अब इसमें एक पंक्ति है बच्चों, नम होगी ये मिट्टी जरूर, ठीक है, आंसू के कण बसाता चल। तो ये नम होगी ये मिट्टी जरूर, कवि किस ओर संकेत करना चाहते हैं? ठीक है। कवि ये संकेत करना चाहते हैं कि प्रेम के बल पर जो शुष्क हृदय है, यानी कि कठोर हृदय वाले जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, जो राजा हैं, इनके अंदर भाव भरे जा सकते हैं, इनके अंदर भी इमोशंस जगाए जा सकते हैं प्रेम के बल पे। ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, दुख और निराशा के वातावरण में मनुष्य का कर्तव्य क्या होना चाहिए? ठीक है। तो जब आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, ठीक है, अब निराश हैं, तो क्या ऐसे में समस्याओं से दूर भागें, मिट्टी को नम करें, विज्ञान यान पे सवार हों, बल्कि आशा का हमें संचार करना चाहिए। ठीक है। हमें एक होप बनाए रखनी चाहिए। हाँ वाला आपका राइट। ठीक है। उसके बाद, प्रेम की भावना से इस भौतिक संसार पर विजय पाई जा सकती है। यह भाव किस पंक्ति में बताया गया है? तो सिंपल सी बात है, जीवित एक सेकेंड। ओके। यहाँ पे बेसिकली, शीतलता की राह हृदय, तू यह संवाद सुनाता चल। ठीक है। तो बौद्धिक संसार पर विजय पाई जा सकती है प्रेम की भावना से, ये इसी के माध्यम। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे आता है 6। विज्ञान रूपी जहाज पर चढ़ी हुई यह वैज्ञानिक सभ्यता आज डूबने के कगार पर खड़ी है। बिल्कुल ठीक। कारण क्या है? आज संसार के प्रत्येक मानव की बुद्धि में सिद्धांतों और विचारों की एक रूपता पाई जाती है। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोलेंगे दोनों सही हैं और यहाँ पे व्याख्या भी होती है। उसके बाद, विज्ञान यान में कौन सा अलंकार है बच्चों? तो विज्ञान यान में बेसिकली रूपक अलंकार। शांति का असली मार्ग क्या है? तो शांति का असली मार्ग है बच्चों हृदय। ठीक है। क्या है? हृदय। ओके। चलिए, इस प्रकार से देखो बच्चों, टोटल हमने 12 से लेके 15 मिनट के अंदर आपके दोनों ही क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस। ठीक है बच्चों। चलिए, अब बारी आती है हमारे अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित क्वेश्चन। आ जाइए, अब हम शुरुआत करें। ठीक है। चलिए, देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में संचार की प्रक्रिया का तत्व नहीं है, यानी कि कम्युनिकेशन जो होता है, इस संबंध में इनमें से कौन सा सही नहीं है? चलिए एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैं आपको ये पेपर समझा रहा हूँ, तो ये मेरी संचार की प्रक्रिया है। अब इसमें देखेंगे तो माध्यम क्या हो गया? माध्यम आपका फोन हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा, यूट्यूब हो जाएगा। प्राप्तकर्ता कौन है? प्राप्तकर्ता आप हैं। स्रोत क्या है? तो स्रोत में आपका इंटरनेट और मोबाइल आ जाएगा, है ना? लेकिन नियोक्ता, ये कहीं पे भी मैच करता है प्रक्रिया में? नहीं करता ना, तो आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है। आ जाइए दूसरी बात करते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली आपका ना एक 2 नंबर के क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे। हमें कुछ कथनों पे विचार करना है। तो सबसे पहले बच्चों, अंतः व्यक्तिक संचार। ध्यान से वर्ड को अगर आप समझ गए तो आप इन दोनों को समझ जाएंगे। देखिए, अंतः व्यक्तिक संचार की बात हो रही है, तो अंतः व्यक्ति में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, प्राप्तकर्ता भी खुद ही और संचारक भी, यानी कि जब वो अपने आप से बात करता है, तब वो अंतः कहलाता है। और अंतर, जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठ के संचार करते हैं, तब अंतर कहलाता है। अंतः यानी कि सेल्फ, और अंतर यानी कि दो के बीच में। ठीक है। लेकिन समूह संचार में क्या कहा गया है? वह संचार जिसमें केवल एक ही व्यक्ति संचार करता हो, ये गलत है, क्योंकि समूह है यार, ग्रुप है। सिंपल सी बात है, दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए इसमें, तो उसको बोलते हैं। तो मतलब क्या हो गया? पहला और दूसरा हमारा राइट है। तो देखते हैं, गा वाला जो ऑप्शन है बच्चों, ये बिल्कुल सही हो गया। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में छपने वाला पहला जो अखबार, ये कौन सा था? ठीक है। चलिए देखते हैं किसको पता है। भारत में छपने वाला सबसे पहला अखबार कौन सा था? ये था बच्चों बंगाल गजट से। ठीक है। अब ये बंगाल गजट बेसिकली कहाँ से आया था? अगर आप सभी को पता है बच्चों, तो आप मुझे बताओ कि बंगाल गजट जो है, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ठीक है। आपको पता है आंसर, तो आप आंसर करना। मैं उस आंसर को पिन भी कर दूंगा। ठीक है। और उससे हार्ट भी कर दूंगा, जिसका सबसे पहले आएगा, और ताकि मैं पिन कर दूं और भी बच्चे जो है उनको पता चल जाएगा। ठीक है। अब जो उत्तंड मातंड है, ये बेसिकली हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है।
ठीक है, समाचार पत्र बेसिकली। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। भारती जो है ये एक पत्रकार है, वह समाचार के रूप में क्या प्रस्तुत करते हैं? तो पत्रकार हमेशा किसको प्रस्तुत करते हैं? कल्पना को नहीं, झूठे अतीत को नहीं, अपनी भावनाओं को, लोगों की भावनाओं को नहीं, बल्कि वो यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब यथार्थ का मतलब क्या है सर? यथार्थ का मतलब होता है सत्य, जो वास्तविक है, जो उचित है, जो जैसा था वैसा ही दिखाया, ज्यों का त्यों दिखाना, ये यथार्थ कहलाता है। तो एक भारतीय जो है वो एक पत्रकार के रूप में सत्य, वास्तविक, उचित, जैसे का वैसा, ज्यों का त्यों दिखाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं पत्रकार। ओके, पांचवा क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान है। जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसमें तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, एकदम निष्पक्षता से लिखा गया और संतुलन हो, ये सभी किस चीज के स्रोत हैं? संपादन के ये तत्व हैं। ठीक है, क्या ये संपादन के गुण हैं या संपादन के प्रकार हैं? बल्कि ये क्या है? ये संपादन के सिद्धांत हैं। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। आई होप बच्चों आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा इस प्रकार से। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये है हमारी अंतरा भाग 1 का पाठ्य पुस्तक का काव्य वाला। तो क्वेश्चन 4 है बेसिकली, काव्यांश दिया गया है। हेलन में को काको गुसैया, हरिहारे जीते श्री रामा, बरबत ही करत रिसैया। जाति पाति हम सो बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकारी जनावत आते, जाते अधिक तुम्हारे। रूठे करी तो तासों को खेले, रहे बैठे जहां ताकैया। सूरदास प्रभु खेल्यो चाहत, ताओ दियो करी नंद दुहिया। तो बेसिकली किसके बारे में है? भगवान श्री कृष्ण जब खेल खेल में हार जाते हैं, ठीक है, तो वो दाव नहीं देते हैं। उनके दोस्तों के बीच में जो वार्तालाप होता है, उसके बाद में फिर श्री कृष्ण जी नंद की दुहाई देते हुए, अपने पिता नंद की दुहाई देते हुए दाव देते हैं। तो कुछ वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे हम एमसीक्यू। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्या है बच्चों? काव्यांश की प्रमुख विशेषता क्या है? तो काव्यांश में बेसिकली किस चीज को दर्शाया गया है? यहाँ पे बाल सुलभ मनोविज्ञान को दर्शाया गया। ठीक है, जो बच्चे हैं उनके विज्ञान को दर्शाया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हेलन में को काको गोसैया, इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का अर्थ ये है, एक खेल में ना तो कोई स्वामी होता है, ना ही तो कोई किसी का सेवक होता है, बल्कि खेल में सभी बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पे आपका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए देखिए, आप भी गैस कीजिएगा, खेल में किसकी जीत हुई थी? तो खेल में किसकी जीत हुई थी? भगवान श्री कृष्ण तो हारे गए थे, बलराम जी का कोई नाम नहीं है, सूरदास जी स्वयं तो खेल नहीं रहे थे, किसकी जीत हुई थी? हरि हारे जीते श्री रामा। ठीक है, आंसर देखो यहीं पे है, हरि हारे जीते श्री रामा, है ना? तो कौन हार गया? हरि जी हारे और जीते कौन? श्री रामा जी। ओके, तो ये हो गया आपका। उसके बाद है बच्चों, काव्यांश में कौन सी भक्ति भावना मुखरित हुई है? तो काव्यांश में कौन सी भक्ति को दर्शाया गया है? दैन्य भाव को बिल्कुल नहीं, क्रोध भाव को बिल्कुल नहीं, वात्सल्य, वात्सल्य भाव को भी नहीं दर्शाया गया, बल्कि किसको दर्शाया गया है? साक्ष्य भाव को दर्शाया गया। ठीक है, कौन सा है बच्चों यहाँ पे? साक्ष्य भाव को दर्शाया गया। वैसे सूरदास जी ने वात्सल्य भाव को बहुत ज्यादा बेसिकली बढ़ावा जरूर दिया है, रचनाएं भी की हैं, लेकिन ये जो पंक्ति है इसमें साक्ष्य भाव को प्रदर्शित किया। ठीक है, तो घा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अब बारी आती है आपके पांचवें क्वेश्चन की। तो इसमें बेसिकली हमें कुछ कथन दिए गए। तो कथन ये है, ग्वालों के अनुसार खेल में जो भी बेईमानी करता है, ठीक है, और हार कर भी दाव नहीं देता, उसके साथ कोई नहीं खेलना। बिल्कुल सही। श्री कृष्ण ने नंद बाबा की शपथ लेकर श्री दावा को दाव देने के लिए स्वीकार कर लिया। बिल्कुल ठीक। सखाओं के अनुसार श्री कृष्ण की अकड़ का कारण था उनके घर में श्री दामा से अधिक गायें। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बिल्कुल सही हो गया। तो क्या बोलेंगे सर? जिसमें हमारी चार तीनों सही हो। ठीक है, तो घा वाला हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से सूरदास के इस काव्य से संबंधित ये थे आपकी सारे के सारे एमसी। ओके, चलिए अब यहाँ पे आता है हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन, जो कि आपके चैप्टर से रिलेटेड है। तो बेसिकली ये दिया गया है कि मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख, उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकार में है, यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने अंदर छिपाए है। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, वह पथ भ्रष्ट हो गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है, अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं, वे उसे भेद नहीं पाती।
मानव आत्मा अंधकार में घुटती है, मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। तो टॉर्च बेचने वाला आपका जो चैप्टर है ये उससे लिया गया। ओके, आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देखता हूँ, इस कथन का क्या आशय है? इस कथन का आशय क्या है बच्चों? मनुष्य के जीवन में बहुत सारे दुख, बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारा भय, डर, ये सभी भरा हुआ है। तो मनुष्य को घने अंधकार में देखने का अर्थ है। ठीक है, तो आपका ये घा वाला राइट है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अब। आज मनुष्य किससे घबरा उठा है? रात्रि से, अंतरात्मा, अपनी अंतरात्मा से, अंतरात्मा में फैले अंधकार से, या फिर ज्योतिहीन की कल्पना से। तो किससे बेसिकली वो घबरा उठा है? अंतर आत्मा में जो अंधकार फैला हुआ, ये उससे बेसिकली अब घबरा उठा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये गा वाला राइट है। आगे बात करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि मनुष्य की आत्मा भय, मनुष्य की जो आत्मा है वो भय और पीड़ा से त्रस्त है। इस कथन में मैं का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो मैं देख रहा हूँ यानी कि प्रवक्ता है। अब ये प्रवक्ता कौन होता है? ये प्रवक्ता होता है संत पुरुष बने मित्र के लिए। ठीक है, ये बेसिकली कौन बोलता है? संत पुत्र बने मित्र के। ओके, उसके बाद है बच्चों, उदर शब्द से क्या आशय है? तो उदर का मतलब होता है बच्चों पेट। ठीक है, उसके बाद विकथन कारण आ जाता है। तो आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है, वह पदभ्रष्ट हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, मनुष्य की आत्मा और जीवन पीड़ा, जीवन जो है वो पीड़ा से और भय से, डर से भरा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? आपका जो का वाला है ये वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोनों सही है और व्याख्या भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं अपनी अगली किताब की, जो कि पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 1 है। इससे संबंधित एमसीक्यू जा सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू देखिए क्या है बच्चों? हुसैन की कहानी अपनी जुबान। ये जो आपका पार्ट है, ये जो अध्याय है, ये किस टाइप का है? क्या ये कोई जीवनी है, क्या ये रेखा चित्र है, या फिर लेखक की अपनी आत्मकथा है, या फिर उसका ये यात्रा वृतांत है? ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है लेखक का? ये लेखक की आत्मकथा है। ठीक है, गा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्केच मकबूल के द्वारा नहीं बनाया गया? तो शेर पर सवार शिवाजी का स्केच बनाया गया था, घूंघट ताने मेहतरानी का स्केच बनाया गया था, गेहूं की बोरी उठाए मजदूर और पेंचवाड़ी पगड़ी का जो पगड़ी का स्केच है ये भी बनाया गया। लेकिन बुर्का पहने औरत और बकरी के बच्चे का स्केच ये नहीं बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा भाई हमारा? वेल, वेरी गुड, आपने सही गैस किया। यहाँ पे आपका ऑप्शन ये खा नहीं बल्कि का वाला है। तीर पर सवार शिवाजी का स्केच ये नहीं बनाया था उसने। ठीक है, मैं देखना चाहता था कि बच्चे क्या गैस करते हैं। ओके, अगर जिन बच्चों ने खा गैस किया था, आप थोड़े से मिस्टेक किए हैं। ठीक है, अगर आपने का गैस किया है तो बिल्कुल राइट है। ओके ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है। ये बेसिकली एक अभिकथन और एक कारण वाला। ठीक है, देखिए अभिकथन क्या कहता है? बेंद्रे साहब की प्रेरणा से मकबूल के चित्रकारिता के महत्वपूर्ण युग की शुरुआत हुई। बिल्कुल ठीक है। कारण क्या कहता है कि बेंद्रे साहब की तकनीक और शैली से मकबूल के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये पूरा सेंटेंस गलत है, क्योंकि जब मकबूल बेंद्रे साहब जो है मकबूल के काम की बात करते हैं, तब उसके जो पिताजी हैं उसके लिए शहर से ऑयल पेंटिंग और भी बहुत सारी चीजों को मंगवाने के लिए कहते हैं। तो कथन तो ठीक है, लेकिन कारण गलत। तो क्या बोलेंगे? गा वाला जो रहेगा कथन ए सही है, किंतु आर हमारा यहाँ पे गलत। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी आ जाता है। कथन क्या कहता है? मकबूल ने सबसे पहली ऑयल पेंटिंग एक मराठा योद्धा की बनाई। बोल ठीक, कारण क्या था? मकबूल ने एक फिल्मी पोस्टर देखा था। ठीक है, और उसी को देखकर उसके मन में ऑयल कलर पेंटिंग बनाने का विचार आया था। बेसिकली जब वो चाचा की दुकान पे बैठा होता है तो एक टांगा गुजरता है, उसमें मराठा योद्धा का चित्र बना होता है, और एक जो फिल्मी पोस्टर होता है, फिल्म जो सिंगर थी उसको देखकर उसके मन में ऑयल कलर बनाने का विचार आता है। तो क्या ये सही है? दोनों सही भी हैं और व्याख्या। तो ए और आर सही प्लस में व्याख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत आसान है। शरत चंद्र का साहित्य से सबसे पहला जो परिचय था वो किसके माध्यम से हुआ था? क्या आंसुओं के रूप में, पंडित जी के माध्यम से,
हास्य के रूप में या फिर एक व्यंग्य के माध्यम से। तो ये एक घटना है बेसिकली उस समय की, जब ये अपने स्कूल में पढ़ा करते थे। तो इनके टीचर, इनके अध्यापक, इनके मास्टर ने इनसे पूछा था साहित्य के बारे में 1-2 प्रश्न, और ये बता नहीं पाए। फिर उन्होंने इनके हाथों पे मारे 2-4 डंडे, ठीक है? तो फिर इनकी आँखों से आँसू आए और उसी समय इन्होंने सोच लिया, समझ गए कि साहित्य का जो उद्देश्य है, वो केवल और केवल मनुष्य को दुःख देना है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है? तो प्रथम परिचय कैसा हुआ था? आँसुओं के माध्यम, ठीक है बच्चों? चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब ये एक मिलान है और मिलान को करना बहुत आसान है बच्चों। जिसमें आपको बस करना क्या है, जो आपको आता है, आप ना पहले उसको देख लो, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि लिखा हुआ है, जो रुदन के विभिन्न स्वरूप को पहचानता हो, ठीक है? तो रुदन के विभिन्न स्वरूप को कौन पहचानता है? ये है शरतचंद्र, ठीक है? उसके बाद में अच्छा देख लो पहले, जिसमें चौथे का आपका पहला हो, ठीक है? तो चौथे का पहला किसने भाई? ये रहा देखो, घा वाला जो है ये मिल गया, बस अब सारे आंसर मिल जाएँगे। अब दारुलताबाद क्या है? ये एक छात्रावास था, हॉस्टल था। इंदौर का जो सराफा बाज़ार है, ये बेसिकली क्या था? तो ये बेंद्रे साहब से संबंधित है। और सुंदर लेख किसने लिखा था? तो ये मोतीलाल जी ने लिखा था, ठीक है? तो ये इस प्रकार से आपका ये मिलान हो जाता है और आपका ये वाला बिल्कुल राइट है। ओके? चलिए, अब एक आखिरी क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू वाला, उसके बाद ये वीडियो खत्म। प्रश्न ये है, आवारा मसीहा पाठ जो है, इसके आधार पे हमें कुछ कथनों पर विचार करना है। ठीक है? पहला कथन क्या है? शरद और उसके पिता मोतीलाल, इनका स्वभाव जो था, वो सौंदर्य बोध की समानता थी इनकी, यानी कि दोनों को सुंदरता का ज्ञान था। बिल्कुल ठीक। दोनों ही स्वप्नदर्शी व कल्पनालोक में विचरण करते थे। बिल्कुल ठीक है। शरद के पिता ना तो निश्चित कार्य करते थे और ना ही तो उनका समर्थन करते थे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए, तो पहली बात और दूसरी वाली, ठीक है? इनमें एक गलत है। अब वो कौन-सी है हमें ये पहचानना है, ठीक है? तो इस मामले में देखो, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है? आप सभी बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है? मैं जानना चाहता हूँ कि किस-किस बच्चों को पता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है? आप अपनी तरफ से गेस करना और अगर सही होगा, तो उस आंसर को मैं पिन कर दूँगा, ठीक है? और उस आंसर को मैं हार्ट भी दे दूँगा। ओके बच्चों? राइट आंसर जानने के लिए आप कमेंट सेक्शन चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पे कमेंट पिन मिल जाएगा। ओके बच्चों? वेल थोड़ा-सा हिंट दे देता हूँ आपको। आपको बस करना क्या है, देखिए ये दूसरा वाला तो आपका सही है, ठीक है? अब इसमें आपको क्या करना है, अब ये देखना है कि आपका या तो पहला गलत है या तो दूसरा गलत। अब इन दोनों को मिला के आप देखो कौन-सा यहाँ पे सही कॉम्बिनेशन बैठता है, ठीक है? चलिए, अब देखिए, अब यहाँ पे बचेगा हमारा अगला सेक्शन, जो कि है आपका खंड बा, ठीक है? ये हमारा वर्णनात्मक प्रश्न वाला रहेगा और इसको करेंगे हम पार्ट 2 की वीडियो में, ठीक है बच्चों? और पार्ट 2 का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। और साथ ही आप सभी अपने 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर की वीडियोज़ को आई बटन की प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन की प्लेलिस्ट कहीं से भी जाके देख सकते हैं। आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना बच्चों, कि 10 सैंपल पेपर की हमारी ये जो एक बहुत ही मेहनताना एक शुरुआत है, ये आपको कैसी लगी? आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना है इसके बारे में? बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो कर ही देंगे आप, ठीक है? लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है? और यदि आप चैनल पे पहली बार आ गए हो, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। चलिए बच्चों, अगली वीडियो में मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।